अब हम ये समझने वाले हैं कि एक पीएन संधि होती क्या है और इस पीएन संधि का निर्माण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये जो शब्द है संधि, इसका मतलब क्या होता है। तो संधि को इंग्लिश में कहा जाता है जंक्शन, और संधि या जंक्शन एक ऐसे बिंदु को कह रहे होते हैं हम जहां पर दो चीजें आकर के मिल रही होती हैं, और ये जो संधि है वो है पीएन संधि। तो जब एक पी टाइप क्षेत्र और एक एन टाइप क्षेत्र, मतलब पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो जहां ये दोनों क्षेत्र मिल रहे होते हैं वहां पर संधि किस तरह से बनती है हमें उसके बारे में सीखना है। मतलब उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि पीएन संधि का निर्माण किस तरह से होता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि एक पी टाइप अर्धचालक की या फिर एक एन टाइप अर्धचालक की आपको पटलिका लेनी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम वेफर। वेफर एक बहुत ही पतली शीट को कहते हैं, कुछ इस तरह से। अब ये आपकी फ्री चॉइस है कि आप चाहो तो ये पटलिका पी टाइप क्षेत्र की ले लो या फिर एन टाइप क्षेत्र की ले लो। उदाहरण के लिए ये जो पटलिका है, अगर वो एक पी टाइप पटलिका है तो उसके सभी बिंदुओं पर जो होलों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पी टाइप अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये जो पी टाइप पटलिका है, इसकी दूसरी साइड से आपको ग्रुप नंबर 15 से अशुद्धि मिलानी है, और ये अशुद्धि आपको तब तक मिलानी है जब तक इस पी टाइप पटलिका का कुछ क्षेत्र एन टाइप ना बन जाए। कि अशुद्धि मिलाने पर पहले तो ये अशुद्धि के परमाणु इन होलों को भरेंगे, और बाद में क्या होगा कि कुछ क्षेत्र इसका एन टाइप क्षेत्र बन जाएगा। मतलब उस क्षेत्र के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो होलों की संख्या में काफी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन होंगे बहुसंख्यक आवेशवाहक और होल होंगे अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो एक पीएन संधि बनाने के लिए हमें पी टाइप क्षेत्र और एन टाइप क्षेत्र दोनों की ही जरूरत होती है। तो इस तरह से इन दोनों क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि एन टाइप आप वेफर ले लेते और उसके अंदर ग्रुप नंबर 13 से अशुद्धि मिलाते, कब तक, जब तक कि उसका कुछ भाग पी टाइप ना बन जाए। मतलब आपको पी और एन दोनों ही क्षेत्र बनाने हैं। अब यहां पर होता क्या है कि ये जो सीमा है जो पी टाइप और एन टाइप क्षेत्र को बांट रही होती है, उसके एक तरफ तो होल बहुसंख्यक वाहक हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं। तो ये जो एन टाइप क्षेत्र है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाता है, पी टाइप क्षेत्र की तरफ। अब सवाल ये उठता है कि ये एन टाइप क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्षेत्र में जाएगा क्यों। तो उसका जवाब ये है कि एक प्रक्रिया यहां पर जन्म लेती है जिसका नाम होता है विसरण। कि अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर सांद्रता का मान अलग अलग है, तो जो हमारे अणु है या जो हमारे परमाणु है या कोई भी चीज जो एक जगह ज्यादा है, तो वो ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जाती है, सभी जगह सांद्रता का मान बराबर करने के लिए। और इस प्रक्रिया का नाम होता है विसरण। इसको इस तरह से समझो कि एक सेंट की शीशी के अंदर सेंट भरा हुआ है, तो वो शीशी के अंदर होता है, लेकिन उस शीशी का ढक्कन खोल करके अगर आप किसी कमरे में रख देते हो तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे ही कमरे में फैल जाती है। उसकी वजह क्या है कि वहां सांद्रता ज्यादा है, कमरे में सांद्रता कम है, तो ये जो सेंट के अणु या परमाणु हैं वो ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जाते हैं। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक सांद्रता समान ना हो जाए। तो यहाँ एन टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यहां पर होल बहुत ज्यादा है, तो होल पी टाइप क्षेत्र से एन टाइप क्षेत्र में जाना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन एन टाइप क्षेत्र से पी टाइप क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और कब तक जाना चाहते हैं, जब तक इन आवेश वाहकों का मान पूरे ही क्षेत्र के अंदर, इस पूरी पटलिका के अंदर समान ना हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचता है तो पी टाइप का जो अशुद्धि का परमाणु है उसको होल को भर दिया, तो उस पर कैसा आवेश आ गया, ऋणावेश। और अपनी जगह पर वो अशुद्धि का परमाणु जो है वहां पर धनावेश उत्पन्न करेगा। क्योंकि देखो ये जो एन टाइप क्षेत्र है, इसमें जो अशुद्धि का परमाणु है उसकी संयोजकता होती है +5। उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 तो बंधों के अंदर होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो वो किसी को दे सकता है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन उसने किसको दिया, पी टाइप क्षेत्र के अंदर जो अशुद्धि का परमाणु है उसे, क्योंकि उसकी संयोजकता होती है 3, तो 4 बंध बनाने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी।
तो जैसे ही इस अशुद्धि के परमाणु ने उसे वो इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर जो अशुद्धि है उस पर तो आ गया ऋणावेश और इस पर आ गया धनावेश। और ये जो अशुद्धि का परमाणु है दोनों ही तरफ, वो चारों तरफ जो हमारा अर्धचालक के परमाणु है उनसे बंधा हुआ है, तो ये छोड़कर नहीं जा सकते। ये परमाणु यही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और होलों का आदान प्रदान हो सकता है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा तो यहां पर तो उसने होल को भर दिया, तो आप ये भी कह सकते हो कि होल जो है वो पी टाइप क्षेत्र से एन टाइप क्षेत्र में आ गया। वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन ही गया, लेकिन होल के भरने के कारण एक होल की कमी हो गई, तो वो होल है कहां? वो होल है अब एन टाइप क्षेत्र में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एन टाइप क्षेत्र से पी टाइप क्षेत्र में जाते रहते हैं और सीमा पर एन टाइप क्षेत्र में धनावेश और पी टाइप क्षेत्र के अंदर ऋणावेश का मान बढ़ता जाता है। और आपको पता हो कि ये पूरा आदान प्रदान चल क्यों रहा है? अलग अलग सांद्रता होने की वजह से। और फिर मैं मान लेता हूं कि दूसरी वाली जो ये लेयर या परत है वहां से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो फिर से यहां पर धनावेश और यहां पर ऋणावेश बढ़ता जाएगा। धनावेश एन टाइप क्षेत्र में और ऋणावेश पी टाइप क्षेत्र में। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि विसरण की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप क्षेत्र से पी टाइप क्षेत्र में जाते हैं सांद्रता को बराबर करने के लिए, तो वो प्रक्रिया हमेशा ही चलती रहनी चाहिए जब तक सांद्रता समान ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो एन टाइप क्षेत्र के अंदर धनावेश का मान और पी टाइप क्षेत्र के अंदर ऋणावेश का मान बढ़ता जा रहा है। और इस आवेश के बढ़ने की वजह से इन दोनों ही क्षेत्रों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। इसका विभव धनात्मक है, इसका विभव ऋणात्मक है, और साथ ही एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, क्योंकि जब भी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है वहां वैद्युत क्षेत्र जन्म लेता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में संबंध क्या होता है, कि वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऋणात्मक चिन्ह तो ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जिस दिशा में विभव का मान घट रहा होता है। आप देख सकते हो यहां विभव ज्यादा है क्योंकि धनात्मक मान ऋणात्मक से ज्यादा होता है, यहां विभव कम है तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ उसकी दिशा है। और मान कैसे निकालोगे? दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर पता हो, दोनों के बीच की दूरी पता हो, तो आपको वैद्युत क्षेत्र भी मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपने यहां देखी होगी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है उसे जन्म किसने दिया? उसे जन्म दिया विसरण की प्रक्रिया ने, कि अगर ये आवेश वाहक एन टाइप क्षेत्र से पी टाइप क्षेत्र में नहीं जाते या फिर होल पी टाइप क्षेत्र से एन टाइप क्षेत्र में नहीं आते तो ये जो आवेश है यही उत्पन्न नहीं होते, तो ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी इच्छा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्षेत्र में गए हैं, जिसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उन इलेक्ट्रॉनों को ये वापस खींचना चाहता है एन टाइप क्षेत्र के अंदर। मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये विसरण की प्रक्रिया का विरोध करता है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये वैद्युत क्षेत्र विरोध किस तरह से कर रहा है विसरण का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई आवेश Q वैद्युत क्षेत्र E में रखा होता है तो वो आवेश ना एक बल का अनुभव करता है। बल का मान तो होता है F = QE, और बल की जो दिशा होती है वो धनावेश के लिए उसी तरफ होती है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है, और ऋणावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बल का अनुभव करेंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और अगर वो विपरीत दिशा में बल का अनुभव करेंगे तो वापस कहां आ जाएंगे? एन टाइप क्षेत्र के अंदर, और अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है वहां पर वो फिर से क्या उत्पन्न कर देंगे? होल। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो वापस लाना चाहता है इलेक्ट्रॉनों को एन टाइप क्षेत्र के अंदर और होलों को ले जाना चाहता है पी टाइप क्षेत्र के अंदर। और इस तरह से वैद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉनों का एन टाइप क्षेत्र से पी टाइप क्षेत्र में जाने का विरोध करना क्या कहलाता है? अपवाह। ये विसरण की प्रक्रिया क्या चाह रही थी कि इलेक्ट्रॉन जाएं एन टाइप क्षेत्र से पी टाइप क्षेत्र के अंदर, और आपको पता हो ऋणावेश जिस तरफ जाता है विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। तो विसरण चाहता है कि विद्युत धारा बहे P से N की तरफ, और ये जो दूसरी प्रक्रिया है जिसे हम अपवाह या फिर अनुगमन कहते हैं, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन P से N में आ जाएं और विद्युत धारा का प्रवाह हो N से P की तरफ। तो जब हम P टाइप क्षेत्र और N टाइप क्षेत्र को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो शुरुआत में विसरण बहुत तेजी से होता है। तो आप कह सकते हो कि विसरण धारा बहुत ज्यादा होती है
और अपवाह धारा बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे विसरण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, एन टाइप क्षेत्र के अंदर धनावेश और पी टाइप क्षेत्र के अंदर ऋणावेश का मान बढ़ता है। फलस्वरूप विभवांतर का मान बढ़ता है, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ता है और अंततः एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो विसरण की प्रक्रिया को रोक देता है। और फिर क्या होता है कि एन टाइप क्षेत्र और पी टाइप क्षेत्र के बीच में एक आवेशों वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ह्रासी क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिप्लेशन रीजन, कि अगर ये क्षेत्र नहीं बनता तो विसरण की प्रक्रिया नहीं रुकती। तो ये जो ह्रासी क्षेत्र है, इसी की वजह से विसरण की प्रक्रिया रुकती है, क्योंकि इसकी वजह से विभवांतर आता है और फिर वैद्युत क्षेत्र आता है और अपवाह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो ह्रासी क्षेत्र होता है, जिसे हम डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं, इसकी जो मोटाई है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर, जिसे हम 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं, उससे भी कम, या तो इतनी या फिर इससे कम, ये वाली मोटाई। तो अगर एन टाइप क्षेत्र और पी टाइप क्षेत्र के बीच में बहुत कम वोल्टेज या विभवांतर भी उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा आता है। दिशा तो ऋणात्मक चिन्ह ने बता दी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, एन से पी की तरफ। अगर आपने मान लो 5 वोल्ट का भी विभवांतर उत्पन्न कर लिया इन दोनों के बीच में, तो जो इस वैद्युत क्षेत्र का मान है 1 माइक्रोमीटर मोटाई वाले ह्रासी क्षेत्र के लिए कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर। और ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाने की भी कोशिश करेगा तो वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसे वैद्युत क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। और ये वैद्युत क्षेत्र इतना बड़ा है कि अब वो इलेक्ट्रॉन को एन से पी में पहुंचने ही नहीं देता। तो संतुलन की अवस्था में विसरण धारा और अपवाह धारा जब एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो अब ये जो आवेश वाहकों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो जाता है। और इस स्थिति के अंदर पी टाइप क्षेत्र और एन टाइप क्षेत्र के बीच में एक संधि बन चुकी होती है, जिसे हम कहते हैं पी एन संधि। और इस संधि में ये जो हमारा आवेश युक्त क्षेत्र है वो भी होता है, जिसे हम ह्रासी क्षेत्र कहते हैं। एन टाइप क्षेत्र और पी टाइप क्षेत्र के बीच में एक विभवांतर भी होता है, जिसकी वजह से विसरण रुका है। उस विभवांतर को हम कहते हैं रोधिका विभव, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है बैरियर पोटेंशियल। और अगर आपको रोधिका विभव एक डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो उसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि यही वो विभवांतर है जिसने उत्पन्न होकर के इस पी टाइप क्षेत्र और एन टाइप क्षेत्र के बीच में जो आवेश वाहकों का आदान प्रदान हो रहा था उसको रोक दिया है। अगर किसी भी तरीके से आप इस वैद्युत विभव को खत्म कर दोगे, जिसे रोधिका विभवांतर कहते हैं, तो फिर से विसरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसा हम करते भी हैं विभवांतर लगा करके, बाह्य विभवांतर लगा करके। और बाह्य विभवांतर लगाने के लिए हमें इस पीएन संधि के सिरों पर 2 चालक प्लेटें लगानी होती हैं, जिनकी सहायता से हम इसके सिरों पर एक विभवांतर लगा सकें। और जैसे ही हम इस पीएन संधि के सिरों पर 2 चालक प्लेटें लगा देते हैं बाह्य विभवांतर लगाने के लिए, तो ये पीएन संधि कहलाती है पीएन संधि डायोड। इंग्लिश में इसको कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और इस पीएन संधि डायोड को जिस चित्र के थ्रू दिखाया जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस एरो की दिशा में जिस दिशा को बता रही है वो विसरण की वजह से जो धारा बह रही थी, जो शुरुआत में उत्पन्न हुई थी, वो है कि इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं एन से पी की तरफ, तो ये विद्युत धारा जा रही थी पी से एन की तरफ। तो ये विद्युत धारा आपको बता रही है कि कौन सा क्षेत्र एन है और कौन सा पी। तो यहां पर तो होगा एन, यहां पर होगा पी, क्योंकि विसरण के कारण इलेक्ट्रॉन तो जा रहे थे एन से पी की तरफ, तो धारा बह रही थी पी से एन की तरफ। और ये कहीं भी आपको पीएन संधि डायोड बनाना है तो आप इस तरह से दिखाओगे। और आगे ये जो हमने लाइन बना रखी है वो ये बता रही है कि जब इस परिपथ में या इस पीएन संधि में विद्युत धारा बहना चाह रही थी, उसे एक विभव के द्वारा रोक दिया गया है, जिसे हम कहते हैं कौन सा, रोधिका विभव। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीएन संधि होती क्या है। इस पीएन संधि का जो निर्माण है वो विसरण और अपवाह प्रक्रिया के कारण किस तरह से होता है। और इस पीएन संधि के सिरों पर अगर हम 2 चालक प्लेटें लगा लें ताकि हम बाहर से एक विभवांतर लगा सकें, तो ये कहलाता है पीएन संधि डायोड। रोधिका विभव क्या होता है, ह्रासी क्षेत्र क्या होता है, इसकी मोटाई क्या होती है, सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये सीखने वाले हैं कि ये जो हमारा पीएन संधि डायोड है, जिसके सिरों पर ये चालक प्लेटें हमने बाहर से वोल्टेज लगाने के लिए लगाई हैं, उसे लगाने पर क्या होता है।
और वोल्टेज को अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। पहला होता है अग्र अभिनति, वोल्टेज लगाने की प्रक्रिया को तो कहते हैं अभिनति की प्रक्रिया, और ये दो प्रकार से हो सकती है, एक अग्र अभिनति, दूसरी पश्च अभिनति। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अभिनति क्या होता है और अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में डायोड का व्यवहार कैसा होता है।